Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम एक कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी 2008 से बहुत चर्चा में रही हुई है। मतलब आज किसी को भी पूछो, उनको ये कंपनी के जो शेयर प्राइसेस चल रहे हैं या कि ये कंपनी के जो मार्केट ट्रेंड्स चल रही है, उसके अंदर बहुत लोगों को इंटरेस्ट है। क्या हमें ये स्टॉक लेना चाहिए? क्या ये स्टॉक को लेने के बाद भूल जाना चाहिए? क्या होगा ये पर्टिकुलर कंपनी का? मतलब कहाँ जाएगा ये कंपनी का शेयर का प्राइस? नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं। सो मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी का जो एनालिसिस है उसको एक बार यहाँ पर वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। दोस्तों, मैं और कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत चर्चा में रहने वाली कंपनी, आपकी शायद फेवरेट हो सकती है। कंपनी का नाम रिलायंस पावर। आर पावर के स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये आर पावर स्टॉक का एनालिसिस। चलो, थोड़ा बिजनेस ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। एसएस तो नाम से पता चलता है कि पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। देखो, आज भी मतलब आपको ये तो पता ही है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास का डेट तो आपके पास, मतलब ये फिगर आपके पास सब लोगों के पास है। कंपनी के पास डेट है, बट फिर भी आज भी कंपनी का प्रोडक्शन चालू है। कंपनी के पास आज की डेट में 6,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी का प्लांट मौजूद है। अभी भी वो राजस्थान और यूपी के अंदर बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं ना कि आई कैन नॉट से अच्छा कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पर उनका प्लांट तो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो आज भी राजस्थान और यूपी, ये दो मेजर स्टेट्स है जहां पर उनका ये काम चालू है। अभी हाल ही में कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू किया हुआ है। जहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि जो टोटल कैपेसिटी बन के आएगी ना, वो 3500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी वहाँ पर बन के आएगी। मतलब कंपनी थोड़ा ये भी सोच रही है कि बिजनेस को कैसे एक्सपांड किया जाए, कैसे कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा जाए, वो भी थोड़ा बहुत प्लान कंपनी के माइंड के अंदर चल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी ने बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया हुआ है। एमओयू साइन करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या पावर जनरेशन का प्लांट वहां पर शुरू करने वाले हैं। और बोला ये भी जा रहा है कि ढाका के अंदर फेज 1 का जो काम है, प्रोजेक्ट का जो काम है, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ उन लोगों ने 2019 के अंदर जापान और नेदरलैंड, ये दो गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारे पावर जनरेशन के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। तो देखो, कंपनी के पास एक पोटेंशियल तो है आगे बढ़ने का। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ रहा है जो है उसका डेट और जो मार्केट वैल्यू करंटली चल रही है वो। चलिए, कुछ फाइनेंशियल, कुछ फंडामेंटल डेटा की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में भी 12,600 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का जो ईपीएस है वो नेगेटिव चल रहा है, तो मैं प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पर निकालने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ। देखो, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 1.43% के आसपास का चल रहा है। एज आई सेड इन अर्लियर ऑल्सो कि कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ का डेट है। कंपनी धीरे धीरे ट्राई तो कर रही है कि अपना डेट को रिड्यूस करे, बट उनके पास अभी कोई डेट रिड्यूस करने का कोई कॉन्क्रीट प्लान जो है वो रेडीली अवेलेबल नहीं है। देखो, एक और चीज़, अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़ी कंपनीज, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही तगड़ी कंपटीशन चल रही है। कुछ नाम मैं आपको बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट की जो कंपनी है, एनटीपीसी, टाटा पावर, अदानी पावर, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर जो पावर इंडस्ट्री के अंदर अपना सिक्का मजबूत करके बैठे हुए हैं। तो ये कंपटीशन की वजह से भी ये पर्टिकुलर कंपनी को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रमोटर्स, अगर प्रमोटर्स की बात करूँ तो प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर के अंदर अपना हिस्सा घटाया हुआ है। देखो, प्रमोटर्स हिस्सा बढ़ा नहीं रहे हैं, प्रमोटर अपना हिस्सा कम कर रहे हैं।
प्रमोटर का हिस्सा अभी आज के डेट के अंदर 23% के आसपास का रह गया है। एफआईआई भी थोड़े बहुत तो अभी भी इंटरेस्टेड है। एफआईआई का हिस्सा 13% का है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी हिस्सेदारी ना के बराबर 5% है। और पब्लिक के पास जनता प्रजा राजा है, पब्लिक के पास 59% का स्टेक, मतलब 59% कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो तो जनरल पब्लिक ही है। एफआईआई खाली 13%, डीआईआई खाली 5%, प्रमोटर्स 23%। सो सबसे बड़ा काम यहाँ पर जो करने वाले हैं ना वो रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और मेरे जैसे लोग करने वाले हैं। देखो फंडामेंटली कंपनी बहुत बुरी चल रही है, कंपनी के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। शेयर के बारे में क्या हो सकता है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर शेयर के बारे में। शेयर में क्या हो सकता है आगे। देखो यहाँ पर दो अलग अलग राय बन रही है, मतलब जनरली है कुछ ऐसा, कोई मैं हाई फाई राय यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना रेकमेंडेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रेकमेंडेशन ये है कि देखो करंट मार्केट प्राइस है ना वो 30 रुपये के आसपास चल रही है। अब जो लोग रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है ना, वो क्या कर सकते हैं, 30 रुपये की प्राइस पर एंटर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कंपनी अभी बंद तो नहीं हुई है, और अगर बंद भी होने वाली है तो कहीं ना कहीं वो न्यूज़ तो मार्केट के अंदर बहुत सारे तेजी से फैल जाएंगे कि रिलायंस पावर अभी शट डाउन होने वाला है, लिक्विडेट होने वाला है, कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला उनके पास। सो उस टाइम पर क्या किया जाए वो आपको देखना है। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो 30 रुपये के अंदर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो ये 30 रुपये वाले शेयर के अंदर आप अपने पैसे डाल दो। कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना अमाउंट कितना पैसा डालना है वो आपको डिसाइड करना है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या बनती है वो आपको डिसाइड करना है। अब आगे ऊपर का व्यू क्या बन सकता है, देखो जाने के लिए तो ये शेयर 300 रुपये भी जा सकता है, 400 रुपये भी जा सकता है, बट कब, अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 साल, 10 साल, द टाइम वी डोंट नो, है ना। तो एक काम कर सकते हो, 30 रुपये पर शेयर ले लो और उसके बाद भूल जाओ, कुछ करना नहीं है, राइट। जैसे अभी मार्केट में चल रहा है ना, यस बैंक 23-24 रुपये के अंदर, वोडाफोन 15-16 रुपये के अंदर, जैसे ये दोनों के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, आर पावर के अंदर भी इन्वेस्ट कर दो। कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाना शुरू हुआ तो आपका तो चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, राइट। पर अगर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो क्या, तो अवॉइड करो। अवॉइड ना करना है और बहुत इच्छा हो रही है कि आर पावर के अंदर इन्वेस्ट करे तो थोड़ा रुक जाओ, कंपनी को है ना डेट सेटलमेंट करने दो। जैसे ही कंपनी डेट सेटलमेंट करती है, कंपनी के पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, विजन होता है कंपनी का आगे बढ़ने का, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तब जाके शायद ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पर आपको शेयर 50 रुपये या 55 रुपये के प्राइस पर मिल जाए। बट क्या फर्क पड़ता है, लेट तो नहीं हुए ना, फिर भी 50-55 रुपये इट्स ओके। कोई मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई शेयर ऐसा नहीं है कि आपको कमा के नहीं देगा, कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी होगी तो कमा के देने वाली है। आर पावर के अंदर अभी अच्छी कंपनी, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो करंट मार्केट प्राइस पर ऐड हो जाओ। हाँ, और क्या करना है पता है आपको, कोई भी डीप आता है ना, बड़ा वाला डीप आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगेन रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो ही मैं बहुत बात कर रहा हूँ, बाकी आपको नहीं सोचना है, राइट। सो थोड़ा बड़ा डीप आता है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी गिन के थोड़ा और एडिशन करो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और फिर वेट करो फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर एक ही बार एवरेज करना फ्रेंड्स, है ना, बार बार एवरेज मत करना, क्योंकि कंपनी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको आर पावर के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है वो क्वेरी सॉल्व हो जाए, और इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो लोग डिसाइड कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।